नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट के इस एपिसोड अनस्क्रिप्टेड में। मैं हूं नीलम पांडे और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। स्वागत है आपका द प्रिंट में सर। सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश से जो एक न्यूज़ आई जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रही है, वो ये है कि जो लाहौल स्पीति का जो एक आप लोग का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक नया एक तरह से मॉडल खड़ा हो रहा है, जहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो पोजीशंस होती हैं वो सिर्फ विमेन एक तरह से उस पे हैं। तो वो क्या कुछ है, क्या इसका आपका आइडिया इसके पीछे क्या था, अगर आप वो बता पाएँ। देखिए, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है लाहौल स्पीति, और जब हमने विधानसभा में मैंने एक बार सोच बनाई कि एक डिस्ट्रिक्ट में सभी जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट है उसमें महिलाओं को लगाना है, और सौभाग्य से जब हमारी ऑपरेशन लोटस के बाद सरकार बची तो उसमें हमने पहले महिला को टिकट दिया लाहौल स्पीति से, वहाँ महिला एमएलए बनी। और ये मैं पहले से सोच के रखता हूँ, पहले से मैंने सोचा। फिर अभी जब समय आया तो हमने अभी डिप्टी कमिश्नर वहाँ लगाई, एसपी वहाँ लगाया, एसडीएम वहाँ लगाए। सभी जगह डिसीजन मेकिंग में हम महिलाओं को इसलिए लेकर आए ताकि महिलाएं डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनकी थिंकिंग में फैसला लेने की ताकत आए, और इस दृष्टि से उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पूरे चेंजिंग की है। दूसरा, उस डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं को राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टीज़ राइट्स नहीं है, इनहेरिटेंस राइट नहीं मिले, कुछ कस्टमरी लॉज की वजह से, क्योंकि कस्टमरी लॉ इतना है। जब वो वहाँ की महिलाएं डिसीजन मेकिंग के सभी विभागों में महिलाओं को देखेगी तो अपनी बात को वो खुलकर रख सकती है और अपनी पीड़ा को अच्छी तरह समझा सकती है। तो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग में आएगी तभी एक सिविलाइज सोसाइटी डेवलप होगी। जी, आपने देखा होगा कास्ट सेंसस को लेके जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, उस पर कांग्रेस ने कहा बहुत बड़ी डिमांड ये राहुल गांधी की रही थी, और ये कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस किया है कि वो करेगी। इसको आप हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे देखते हैं, वो कैसे बेनिफिट करेगा इस कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज से? देखिए, राहुल गांधी जी की एक सोच है, वो सोच कोई जाति को लेकर नहीं है जी। जाति के तहत आने वाली सब कास्ट है, उनको हमारी वेल्थ का क्या राइट मिल रहा है, उस दृष्टि से उन्होंने ये बात कास्ट सेंसस की है। सोशली इकोनॉमिकली जो कास्ट सेंसस में बैकवर्ड लोग हैं, उस दृष्टि से कैसे उनको डेवलप किया जाए। समाज तो सभी जाति सभी धर्मों से बनता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने उस बात को प्रेशराइज किया, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने ये बात की। मकसद क्या है, सोच क्या है? कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये बात नहीं की उन्होंने। अगर उन्होंने राजनीतिक लाभ लेना होता तो मनमोहन सिंह के समय वो देश के पहले मंत्री बनते और प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस देश में जहाँ कई जातियाँ हैं, कई धर्मों ने जन्म लिया है, उस देश में उन जातियों को क्या उनकी संपदा का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसको प्रेशराइज किया, और हमें धन्यवाद करते हैं कि राहुल गांधी जी की बात को भारत सरकार ने माना। जहाँ एक तरफ एससी की पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ अपर कास्ट भी काफ़ी डोमिनेट करते हैं, तो उस लेवल पे आप कैसे देखते हैं इसका प्रभाव? देखो, हिमाचल में प्रदेश में तो अपर कास्ट 60% से 65% के करीब है, 26% वहाँ एससीज है, ओबीसी भी है, तो 60 तो अदर्स भी है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में इतना ज़्यादा कास्टिज्म नहीं रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी 50,000 रुपया हम उनको इंसेंटिव्स देते थे, 2 लाख रुपए कर दिया। तो जो हिमाचल की सोसाइटी और हिमाचल का जो कल्चर है वो बहुत वाइब्रेंट कल्चर है। वहाँ और जैसे और किसी प्रकार में कास्ट सिस्टम को डेवलप हुआ है, हिमाचल में ये कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
पर अभी एक अपर कास्ट कमीशन को लेके भी एक मीटिंग आपसे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, नहीं, उनकी जो डिमांड है। उन्हें जी। सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि कई बार ये सोच लिया जाता है कि ओप्रेस सोसाइटी में कि अपर कास्ट इसमें को भी राइट मिलने जी। चाहिए। वो सब चीज़ें चलती है हम्म। और राजनीतिक इमोशनल इश्यूज बनाने की कोशिश होती है, लेकिन जहाँ भी अपर कास्ट की भी देने की बात होगी, एससी को देने की बात होगी, एसटी को देने की बात होगी, ओबीसी को देने की बात होगी, सभी का समावेश बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। पर लोग जैसे कई बार ये बोलते हैं कि फिर क्या आप उनकी डिमांड मानेंगे, क्या ऐसा कोई कमीशन बनेगा? नहीं, हम सबका कमीशन बना देंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने देखा होगा पहलगाम में जिस तरह से एक डेडलीस्ट टेरर अटैक हुआ, काफ़ी इनोसेंट लोगों की उसमें जान गई। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह का जवाब इंडिया को देना चाहिए? देखिए, जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर जब भड़का दिया जाता है और निहत्थे भोले वाले लोगों पर हत्या कर दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि देश का गुस्सा उभरता है। और जब देश का गुस्सा उभरता है तो उसमें पूरा देश की ये संस्कृति रही है कि एकजुट हो जाता है। तब पार्टी नहीं देखी जाती, तब धर्म नहीं देखा जाता, तब जाति नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ देश देखा जाता है। और जब देश के सवाल की बात हुई तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि ये देश का सवाल है, सरकार जो भी एक्शन करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी आए हैं इनको सबक सिखाया जाना चाहिए, और जो भी सरकार फैसला लाएगी उस सरकार के फैसले में हम सब लोग एकजुटता से उनके पीछे खड़े। आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट है जो बीजेपी भी काफ़ी हाईलाइट कर रही है, फॉर्मर सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी का, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे एक तरह से बोला है वो कब हुई, कहाँ हुई। साथ में जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल के ही 2 मिनिस्टर को कहा था कि वो भी एंटी इंडिया एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपका उन पर कोई एक तरह से कंट्रोल नहीं रहा। उस सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई एंटी इंडिया की स्टेटमेंट की बात नहीं है। ये सिर्फ मैं किसी की स्टेटमेंट में चन्नी जी की स्टेटमेंट को नहीं देखा है, और 2 मंत्रियों की जो स्टेटमेंट है उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। जयराम जो विपक्ष के नेता जयराम जी, वो किस मुद्दे को, किस शब्द को उठाकर वो बात करते हैं। हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है, हमारे देश के लोगों के प्रति जवाबदेही क्या बनती है? ये बनती है कि इस समय देश उन आतंकवादियों का सफाया चाहता है, और हम सब उन आतंकवादियों के सफाए के साथ कल CWC में भी हम खड़े हैं। आपने देखा होगा इस पूरे इशू में एक और मुद्दा जो उभर के आया वो ये आया है कि जिनकी जान गई उनका पहले रिलीजन उनसे पूछा गया और फिर उनको मारा गया। मैंने तो पहले ही कह दिया, आतंकवादी कोई धर्म का नहीं होता। उसके दिमाग को जैसे पढ़ा दिया गया हो वो उस चीज़ को करता है। हमारा रिलीजन तो, हिंदू रिलीजन तो इतना बड़ा अच्छा रिलीजन है जो सभी धर्मों का समावेश कर देता है। ये वो रिलीजन है, ये वो संस्कृति है जहाँ बुद्ध धर्म का उदय हुआ, जहाँ सिख धर्म का उदय हुआ, जहाँ सभी प्रकार के धर्मों का उदय का केंद्र ये है। और सभी धर्मों को यहाँ मानने की एक प्रथा है। उसमें व्यक्तिगत तौर से किसी को टारगेट करके किया गया वो निंदनीय है, दुखदाई है। उन परिवारों के प्रति जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे और अगले दिन हम वापस भी नहीं आएंगे। एक तो हमारी बेटी की नई शादी हुई थी, पति अभी घूमने ही गया था, कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके आंखों के सामने उनके पति की हत्या कर दी जाती है, कईयों की बच्चों के सामने हत्या कर दी जाती है। ये किसी धर्म को नहीं इंगित करता, ये उनकी मानसिकता को इंगित करता है कि वो इस देश में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करके देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। CWC ने भी कल यही कहा है, और हम सब लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। तय उन्होंने करना है कि कब करेंगे।
आपने अभी कश्मीर की बात की, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे काफ़ी अटैक हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और उसके लिए मतलब कई स्टेट्स ने गाइडलाइंस भी निकाली नहीं, हैं। ऐसा जी मेरे साथ कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने बात की, जी। और उन्होंने अपना मिनिस्टर भी हमारे पास भेजा कश्मीरी युवाओं के लिए। जो उनका दायित्व था उस दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया। हिमाचल प्रदेश में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुई है। हमारे कश्मीरी भी भाई है, ये देश हमारा है, तो कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बच्चे हैं। अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है तो हमारी सरकार सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी, ये मैंने दिशा निर्देश दे दी है। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी हमने इंटरव्यू किया था एक एनसी लीडर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का, मिस्टर रोहिल्ला, जिन्होंने कहा था कि एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है कश्मीरीज को, कि सब कश्मीरी को एक तरह से देखा जा रहा है, जो ये अटैक हो गया उसकी सज़ा कश्मीरीज को दे रहे हैं। ऐसा है कि सोशल मीडिया में पता नहीं तरह तरह की चीज़ें चलती है, और कट एंड पेस्ट भी चलता है, AI भी चलता है। पर उमर अब्दुल्ला जी का व्यक्तिगत तौर से मुझे फ़ोन आया है, वो उनके प्रति फ़िक्रमंद थे जो कश्मीरी युवा बाहर पढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपना मिनिस्टर भी भेजा। मैंने उनको एश्योरेंस दी, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी बात होगी, हमारी सरकार किसी भी होगा, हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। कश्मीरी भाई है हमारे बच्चे, इसलिए इस प्रकार की कोई वारदात हमारे साथ लगती राज्य में नहीं हुई। पर कई बार ये देश बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना घटित हो जाती है जी, तो वहाँ की सरकारों को ये जिम्मेवारी बनती है और जवाबदेही बनती है कि उनका सुरक्षा करना हमारा दायित्व भी है और धर्म भी हमारा ही बोलता है। जी। कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, तो वो तो एक मुद्दा है ही। दूसरा, कई लोग हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं टूरिज्म में, उसके लिए किस तरह से मतलब आप देखिए, कश्मीर में टूरिज्म का प्रभाव पड़ा है, और जब टूरिज्म पर प्रभाव पड़ा तो उनकी इकॉनमी पर भी प्रभाव पड़ा। बड़ी दुखद बात है। कश्मीर का अलग स्थान है पर्यटन की दृष्टि से, हिमाचल का अलग स्थान है, पर काफ़ी कैंसिलेशन हुई है। कश्मीर वो डर के मारे आतंकी घटनाओं के कारण हुई है। हिमाचल प्रदेश में सभी लोग आए, ये हम पहले से ही कहते हैं, सबका स्वागत है। हिमाचल देवभूमि है और नॉर्थ इंडिया की लंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया है। मतलब जितना फॉरेस्ट हमारे पास है, अगर आज उसको लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के है तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ 28% फॉरेस्ट है और 67% लैंड फॉरेस्ट लैंड है। तो वहाँ अच्छी ऑक्सीजन के लिए आए, अपनी हीलिंग हेल्थ के लिए आए, वेलकम है। लेकिन कश्मीर में भी टूरिस्ट जाता तो हमको उसका फ़ायदा होता, क्योंकि कश्मीर भी जब आदमी जाता तो अगली बार वो हिमाचल ज़रूर आता है, क्योंकि कश्मीर और हमारा टूरिज़्म एक तरह का ही है। कश्मीर में थोड़े मेडोज़ ज़्यादा है, हमारे पास हाई हिल में बिग हिमालयस में मेडोज़ है। तो कश्मीर जाने के बाद हिमाचल भी वो आता है, हिमाचल जाने के बाद कश्मीर भी वो जाता है। आपने भी ऑपरेशन लोटस की बात की थी, काफ़ी बीजेपी के लीडर से बात करो तो कहते हैं कि आपकी सरकार कभी भी जा सकती है। कितनी सिक्योर है आपकी सरकार? देखो, जो सरकार अगर किसी ने जाना तो चली जाए मेरे को ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम 5 साल पूरा करेंगे। और जो ये लोग सोचते हैं कि हम कुर्सी को पकड़ के रहने करते, उन राजनेताओं में मैं नहीं। हम तो सत्ता में सत्ता सुख के लिए आए ही नहीं है, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कई प्रकार की चर्चाएं होती है कि सरकार जा रही है, ऑपरेशन लोटस भी हुआ, भगवान की दया से हम और MLA के सहयोग से हम उसमें विजय भी हुए, और हिमाचल की जनता ने हमें फिर 40 सीटों पर पहुंचा दिया। इससे बड़ा प्यार क्या दे सकती है हिमाचल की जनता? लेकिन आप लोगों का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प होना है वो काफ़ी समय से नहीं हुआ है। अभी एक बिलासपुर का जो इंसिडेंट हुआ उस पर बीजेपी ने काफ़ी प्रतिक्रिया दी कि ये दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी, उनका दायित्व बनता है कि वो हर चीज़ को बोले, लेकिन वो कई जगह ना ओवर रिएक्ट कर रही है। चाहे वो दिल्ली में है, ओवर रिएक्शन है, और मीडिया के माध्यम से ऐसे टारगेट और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हिमाचल में जो बीजेपी है वो 5 गुटों में बटी हुई है। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना अलग गुट है, जयराम जी का अपना गुट है, अनुराग ठाकुर का अपना गुट है,
और जो 9 आदमी मार से गए वो उनका अपना गुट है। तो वो अगर किसी कार्यकर्ता ने बोल दिया तो उस बात को गंभीरता होती है उस बात में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। इसलिए ओवर रिएक्शन हर चीज़ में वो करते हैं। और ये भी पूछा जाना चाहिए बीजेपी वालों से जब आप इंटरव्यू रहेंगे जी कि पूर्व मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय शोक में था तो वो नाटी डाल रहे थे, डांस कर रहे थे, ये किसी ने नहीं चलाया। वो वो नाटी डाल के नाच रहे थे और हमारे यहाँ पर्यटक बेचारे जो देश के थे वो उस चीज़ को शोक मना रहे थे। आप जयराम जी की बात कर रहे हैं? हाँ, जयराम ठाकुर जी की बात कर रहा हूँ। तो हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने की और कुछ और। बट वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी प्रभाव पड़ेगा पंचायती इलेक्शंस में और जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिस तरह से इन फाइटिंग है या डिसअरे है विद इन पार्टी कांग्रेस वो तो में। भविष्य वक्ता है, उनको पता है कि उनके फिर काहे को चिंता कर रहे हैं, पढ़ने दो, प्रभाव जीतो बोला जी। फिर काहे को प्रभाव कर रहे हैं, फिर जीतो चुनाव। जब उनको पता तो भविष्य वक्ता है, जीतो बोला। और लोकतंत्र में जीतना चाहिए आपको। ऐसे ही बोलते थे जब हमारी सरकार जा रही थी, तब तो बहुत कमज़ोर कड़ी थी हमारी, तब तो हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं थी। ये तो जनता तय करेगी ना हिमाचल की कि किसने जीतना और क्या नैरेटिव सेट होता है। तो जीतो बोलना, खुश रहो इसी खुशफहमी में। अब थोड़ा गारंटीज़ की बात करते हैं। आप लोग की जब सरकार आई थी काफ़ी प्रॉमिसेस किए गए थे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या जो महिलाओं को पैसा देने की बात थी। अभी लोगों को लग रहा है जितना होना चाहिए था, प्रॉमिसेस जिस तरह से डिलीवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो आप किस तरह से इन प्रॉमिसेस को मतलब डिलीवरी कैसे करेंगे? नहीं, यही 2 बताए हमने वाली। तो हाँ। 10 गारंटियाँ थी, ये भी बताइए कि उसमें कितनी पूरी हुई है। नहीं, वो आप बताइए। तो ये 2 गारंटियाँ उन्होंने बोली है। हमारी राजीव गांधी ई टैक्सी योजना है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, उसमें हमने सरकारी दफ्तरों में सरकारी अधिकारियों से डीजल गाड़ियाँ ले ली है और युवाओं को हमने ई टैक्सी दी। एक ई टैक्सी जो 26 लाख की आती है उसमें 13 लाख की सब्सिडी दी। कितने की दी? 13 लाख की सब्सिडी दी और उसका 10% मार्जिनल मनी दिया उसने, और उसको सरकार में हमने 65,000 रुपये में लगाया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो सरकार को ड्राइवर नहीं रखना पड़ा, गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ी। दूसरा, जिस आदमी को हमने वो दिया तो उसकी भी लाइफ सुधर गई, उसको भी इंश्योरेंस होगी कि 4 साल तक इतने पैसे मिलेंगे। तो ये तो हमारा राजीव गांधी ई टैक्सी योजना फर्स्ट स्टेज का शुरुआत की। दूसरी औरों की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना है, ये तो झूठ बोलते हैं, हम असल में लागू कर चुके। जिस लाहौल स्पीति में मैंने सभी महिलाओं को भेजा, वहाँ सबको इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि मिल रही है। तकरीबन अभी हमने 35,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज मेरा अभी शुरू हुआ, अभी मैं पांगी गया तो वहाँ दिया। अब धीरे धीरे चलता है। और जो गारंटी होती है वो 5 साल की ही है। अभी तो हमें 2.5 साल भी नहीं हुए, और उस प्रदेश में जहाँ राजनीतिक आपदा आई, जहाँ प्राकृतिक आपदा आई, जहाँ आर्थिक आपदा आई, उन सब चुनौतियों को पार करते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक आपदा में हमारे को 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया कि नुकसान हुआ, आज तक एक पैसा नहीं मिला। राजनीतिक आपदा में सरकार गिराने की कोशिश की, उस चुनौती को पार किया। आर्थिक आपदा में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां छोड़ कर चले गए, तो भी हमने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आज भी हम पर कई प्रकार के दबाव है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से हम वापस निकले, लेकिन हम कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की दिशा की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, गारंटियाँ भी साथ चल रही है। गारंटियों के अलावा समाज में और वर्ग है जिनको भी संपदा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी हम दे रहे हैं। आपने जो फाइनेंशियल एक तरह से पूरी कंडीशन है हिमाचल की उसकी बात की, बीच में आपने रेवेन्यू एक तरह से बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की थी। जो सेस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक पूरा चला था, वो अब कहाँ तक है, उसका क्या हुआ? नहीं, हमारा सेस आ रहा है, हमने 3,000 करोड़ के करीब अतिरिक्त राजस्व कमाया जी। और हम जो सेस लगा रहे हैं वो हमारा प्राकृतिक खेती में लग रहा है। हम मिल्क
का स्पोर्ट प्राइस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दे रहे 51 रुपये पर लीटर प्लस 2 रुपये फ्राइट। हम प्राकृतिक खेती से उगाया गया गेहूँ को 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं। प्राकृतिक खेती और गोबर से उगाई हुई मक्की को हम 40 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं। जौ जो बनती है उसको हम प्रति किलो के हिसाब 60 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो सब चेंजिंग आती है। पहले तो एक होता है कि व्यवस्था परिवर्तन के समय अधिकारियों की सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना और अकेडमिशियंस होते हैं वो अपनी तरफ से गुणा भाग से चलते हैं। जो राजनीतिक होते हैं उनके जीवन में जो अनुभव होता है वो उसको लगाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने हमारी बात को समझा और उस दिशा में हम आगे बढ़े। पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है पंजाब और आप हरियाणा को देख रहे होंगे किस तरह से वो पूरा इशू हाईलाइट हो रहा है। किस तरह से आप इस पूरे इशू को देख रहे हैं? देखिए, पानी का इशू आया, पानी आता कहाँ से है? लड़ कौन रहे हैं? आता हिमाचल प्रदेश से जी। वेल्थ हिमाचल प्रदेश की है, लड़ रहे पंजाब और हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश के लोग उनके पास हाथ जोड़ के जाते हैं कि आप कम से कम पानी जो हमारा वेल्थ है जिससे बिजली पैदा हो रही है 12,000 मेगावाट, रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, रॉ मटेरियल कभी महंगा होगा ही नहीं। जिस तरह थर्मल में ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं, कोल में माइनिंग के चार्जेस लगते हैं, हमारे रॉ मटेरियल तो पानी है, उसमें तो कोई चार्ज लगेगा नहीं। तो कुछ तो हक हमारा हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे। उजड़े हिमाचल वासी, उनको ना तो राजस्थान में जगह मिली, अभी तक वो बेचारे पट्टों के लिए रोते हैं। भोलापन हमारा हथिया लिया गया और लड़ रहे हैं हरियाणा और पंजाब। हमारे भाई है दोनों। हम पानी का बोल रहे, पर हम कह रहे हैं कि बीबीएमबी में 7.19% आप हमारे को शेयर दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी कि आत्मनिर्भर बने, तो अब तो ये चाह रहे हैं कि आप पानी जितना लेना है लो, हम तो और पानी दोनों को देने के लिए तैयार है। आप इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करो और हिमाचल से और पानी ले जाओ। और हम मुफ्त में पानी दे रहे हैं, हमको ऐसा नहीं कर रहे। मतलब अगर थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा सेस वेस लग गया, पर मुफ्त में पानी है, आप और भी इन्वेस्ट करो। ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप अपनी योजनाएं बनाएं, अभी के लिए नहीं भविष्य के लिए योजना बनाएं। और हमारे वहाँ आप डैम लगाएं, हम आपको डैम की परमिशन देंगे। अब जो इनकी लड़ाई है पंजाब और हरियाणा की, इसमें हमारी भूमिका तो हमने न्यूट्रल रखी है जी। पंजाब हमारा भाई, हरियाणा हमारा भाई, ये देश में रहने वाले सभी नागरिक हमारे परिवार के लोग हैं। कैसे आपस में सहमति बनानी है, ये तो केंद्र की सरकार तय करे। जी, हम स्टेट फाइनेंसेस की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा HPTDC का हाईएस्ट एक तरह से टर्नओवर 107 करोड़ का आया। क्या कुछ आप लोगों ने मतलब रिफॉर्म किस तरह से सरकार कर रही है? नहीं, धीरे धीरे सभी जगह रिफॉर्म हो रहे हैं और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन लोटस की बात की, वो मैं इसलिए दोबारा उस पर आना चाहती हूँ क्योंकि एक समय पे आपके यहाँ पर एक रिबेलियन जिस तरह से हुआ था, उसके बाद इन अ वे ऐसा परसीव किया गया था कि विक्रमादित्य आपके साइड पर नहीं थे। अब कैसा रिलेशन है, किस तरह से उस समय विक्रमादित्य ने अपना गुस्सा प्रकट कर दिया था, अब ठीक है। तो कुछ चेंज हुआ, कैसे हुआ? नहीं, चेंज वो समझ गए। नहीं, क्या कुछ समझे? कि सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ। मुझे इसी सरकार के साथ जाना है। तो अभी आपका उनके साथ अच्छे से बातचीत होती है? बहुत अच्छी है, युवा है, यंग है, सीख रहा है, आगे सीखेगा। राजनीतिक परिवार से आता है जी, कोई ऐसा नहीं है, काम कर रहा है। और अगेन हिमाचल की जब बात होती है तो एक रॉयल फैमिलीज़ की बात होती है जो पॉलिटिक्स में उस तरह से रहे हैं, चाहे वो इनके फादर हों, ये खुद हों, प्रतिभा जी हों। आप आए तो आप एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जर्नी आपकी कैसे रही, जहां आप एक तरफ ऑल्टो मैन के नाम से भी आपको जाना जाता था, आपकी जो गाड़ी है जिससे आप आए थे असेंबली में, तो आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? देखो, ना तो हमारे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में था और ना हमने हमारे उस समय परिवारों में रोजगार देखते थे कि सरकारी नौकरी लग जाए, वही सबसे बड़ा रोजगार था जब हमारा समय था। तो परिवार वालों की ये रहती थी। और हमारे भाग्य में राजनीति में आना लिखा था। मैं स्टूडेंट्स लाइफ से राजनीति में हूँ, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, यूनिवर्सिटी में मैं अपने इलेक्शन हारा प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद मैं काउंसलर रहा शिमला में, फिर मैं MLA बना,
फिर कुछ नीतियों के कारण मेरा थोड़ा सा विरोध भी था वीरभद्र सिंह जी के साथ। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक में जब आप आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चुनौतियाँ भी साथ चलती है, और चुनौती राजनीतिक जीवन में पार करना आपको ज़रूरी होता है। तो आप बढ़ते जाते हो, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मुख्यमंत्री का पद मुझे मिलेगा। इस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया। अब मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है? गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जो कभी मंत्री नहीं रहा, जिसके परिवार से कोई राजनीति नहीं रही है, एक आम साधारण परिवार से। आज मेरी माता जी तो अभी भी खेतों में काम करती है, अभी उनकी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखती है। डंडा लेके अभी गाँव के में खेतों में जाती है, हमारे लिए घर से अभी भी सामान देती है, जो माँ बाप का प्यार होता है हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे परिवारों के परिवार। तो धीरे धीरे उन्होंने, उनका आशीर्वाद है हमारे को, और कहा कि प्रदेश की सेवा करो। आप प्रदेश की सेवा कर रहे हो, जो हो सकता है, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव को हम महसूस करते हैं एक किसान के रूप में, एक सरकारी कर्मचारी के बेटे के रूप में, तो उनको हम कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। सफलता मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन सोच हमारी अच्छी है कि हम उसमें आगे बढ़े। लेकिन पॉलिटिक्स में आने का आपने कैसे सोचा? वो मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि काफी लोग इस तरह से आपको देखते होंगे कि एक कॉमन पर्सन पॉलिटिक्स में आया है। पॉलिटिक्स आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर आपने पॉलिटिक्स में आना तो आपको कुछ लोगों की टीम बनती है। अब पहले अपने पड़ोस में अपनी टीम बनाते, फिर उसको लीड करते हो, फिर उसके बाद कॉलेज में लीडर बनते हो। तो मैं सीआर था, पीयूसी होती थी उसमें 11वीं कक्षा, तो मैं सीआर था जी। फिर सीआर शिमला में ही पढ़ा मैं। तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। जब मैंने लॉ की तो प्रैक्टिस की तो दिल नहीं लगा, तो मैंने लॉ की प्रैक्टिस भी छोड़ के पॉलिटिक्स ही की। पर ये नहीं सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं अभी एमएलए बनूंगा, फिर मंत्री बनूंगा। ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सीधा सीएम बनेंगे। हाँ, तो ये तो मैं राहुल जी का और इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। तो हिमाचल की अगर हम राजनीति की बात करें तो किस तरह से चेंज आपने देखा? एक वीरभद्र जी के समय था, अब आपके समय में आपको क्या लगता है एक रॉयल से कॉमन कैसे चेंज हुआ है? अब मुझे लगता ही नहीं कोई वहाँ कोई ग्रुप है। अच्छा, प्रैक्टिकल बात ये है कि इतने सालों से मैं उनके साथ लड़ता रहा, तो मुझे सबकी पता है कि सब सेलों का पता है, और हिमाचल प्रदेश में सब जगह हमारे लोग हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे में अपना राजनीतिक विरोध होता है, किसी का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है या कोई इंटरेस्ट होता है, वो विरोध फिर हम सेटल करते हैं उस पर। अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ऑपरेशन लोटस के बाद तो अब भगवान कहते हैं ना, कुब्बे को लात मारी, कुब्बे का कुब सीधा हो गया। पहाड़ी भाषा है ना जी। तो उसमें जो वो करने वाले, बगावत करने वाले लोग थे, जो बीजेपी से ही आए थे, वो बीजेपी से आए थे। उसमें एक दो कांग्रेस के होंगे, बाकी बीजेपी से ही आए थे या पार्टी छोड़ चुके थे, तो वो चले गए। और उसके बाद हमारे को नए 6 लोग जिता के भेज दिए। बस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में भी तो एक चेंज आया होगा। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बहुत चेंजिंग है। मैं क्योंकि संगठन का हेड रहा हूँ, चाहे छात्र जीवन में हूँ, चाहे युवा जीवन में हूँ, चाहे पीसीसी का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ पीसीसी यूथ कांग्रेस एंड एनएसयूआई इन हिमाचल प्रदेश। तो वो आपके गवर्नेंस में भी रिफ्लेक्ट नहीं, वो डिसीजन मेकिंग में आता है। आपको जब संगठन में डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैं डिसीजन बड़ी जल्दी करता हूँ, मेरे को लगता है कि ठीक है। लेकिन अधिकारी जो है ना, कागजों में पड़ जाते हैं। वो बेचारे सोचते हैं कि ये तो 5 साल के लिए आया, हम 60 साल के लिए, कहीं हमारी नौकरी में कोई फर्क ना पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा कागजों को स्लो करते हैं। वास्तविकता ये है। लेकिन मैं फैसला करवाता हूँ अपने अनुभव से कि मेरे को ये योजना लानी है। ऐसा नहीं है कि मैं अब वो मेरी सोच की कि इस योजना के अनुरूप बनना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि वो अधिकारी जरा ये सोचते हैं ना कि मेरी तो नौकरी 60 साल की है, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और एमएलए की 5 साल की है। कोई लीडरशिप में कोई गलत नहीं करवाता। लीडरशिप में जो लीडर चुन के रहता है, किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, किसी और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी सोच एक अनुभव की सोच होती है। और जब अनुभव की सोच होती है और ज्ञानवर्धक होती है, उसको अधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ाना पड़ता है। एक दो कंट्रोवर्सीज की जरूर मैं बात करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। एक समोसा कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें एक तरह से कहा गया था कि सीआईडी भी आ गए थे। मैं तो समोसा खाता नहीं था, लेता उसमें ऐसे सीआईडी का नाम ले दिया। हाँ, तो वो हुआ था कि नहीं हुआ था? ना, समोसा नहीं हुआ था। वो मंगाए, मैं फंक्शन नहीं खाया, मेरे पास समोसे आए कि खाना, मैंने बोला नहीं खाना।
अब ये छोटी छोटी चीज़ें, और नेशनल मीडिया इनको चलाता है तो अच्छा भी लगता है कि नेशनल मीडिया बेला हो गया, ऐसा लगता है। नहीं, इसीलिए हम हमारे व्यूअर्स के लिए हम पर मैं किसी बताना नेशनल चाह रहे मीडिया हैं। को नहीं बोलता, पर ऐसी चीज़ों का उनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। कोई आधा पौना घंटे की स्टोरी है, कोई समोसे की बात करता है, कोई मुर्गा खाने की बात करता है। फिर एक वो आपके सीएस का भी आया कि उन्होंने एक होली का प्रोग्राम किया और बिल नहीं, वो भेज दिया। बिल रेज किया, वो खुद देंगे। अच्छा वॉर पर चला, बड़ी बड़ी अखबार खुद देंगे जी। वो ठीक है कि कई बार ऐसे होते हैं ना, अधिकारियों के भी आगे अधिकारी जो चमचे अधिकारी होते हैं ना, वो ज़्यादा चमचागिरी करके आगे बढ़ा देते हैं, तो उसकी वास्तविकता को समझो। मैंने उन्हें निर्देश उसी दिन दे दिए थे कि आपने ही पे करना उन्होंने भी खुद कहा कि मैंने ही पे करना है, ये क्यों लिख दिया इसने जीडी को। अच्छा, तो इस चीज़ की वास्तविकता को भी अब आप लोगों को, आप जो पत्रकार है, समझना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो चलाने के बाद पूछ रहे हैं, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ, अब तो उसका कोई फायदा नहीं, अब तो चलाने के बाद पूछ रहे हैं आप। ड्रग मेनेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की ड्रग तरफ का से? हिमाचल प्रदेश में नहीं, पंजाब साथ है, फिरोजपुर बॉर्डर साथ है, वहाँ से सप्लाई आ रही थी। हमने क्रैकडाउन किया है, हमने बहुत, अभी हमारी सारी जेलें भर गई है, और जो सप्लायर है वो चेन टूट गई है। अब 30% की हमारी ड्रग्स पेडलर की कमी आई है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, 2 एक्ट लेके आए हम, एक ऑर्गेनाइज क्राइम का और एक HP एंटी ड्रग एक्ट लाया मैं इस बार जी। थोड़े दिनों में आप और सख्ती देखेंगे, जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और करने जा रही है। एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि हिमाचल में अगर शिमला की जब बात होती है, खासकर ओवरऑल हिमाचल की भी, लेकिन शिमला की जब बात होती है तो कहते हैं कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है। कैसे इस पे सहमत हूँ मैं आपकी बात जी, से, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन से शिमला देखा है। हमने इस बार थोड़ी सख्ती की है और उसको डीकंजस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब जो फैसले करते तो थोड़ा विरोध होता है, अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं, तो अभी मैं कुछ ऑफिसेज को वहाँ से शिफ्ट करने जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे सबसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात सही है कि इसमें कंक्रीट का जंगल बन गया है, हमारी प्लानिंग गलत होगी, तो अब देखते हैं इसमें कैसे सुधार किया जाएगा। एक और मुद्दा है, वो है लैंड से ही जुड़ा, जहां लोग कहते हैं कि कश्मीर में आप लैंड ले सकते हो लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखो, बहुत अच्छी बात की। किसने बोला हिमाचल में लैंड नहीं ले सकते? आउटसाइडर्स। किसने बोला कि नहीं ले? आउटसाइडर कारपोरेशन में एक फ्लैट अपने कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। 20 बीघा तक कोई आउटसाइडर अगर लैंड लेना चाहता है तो उसको 118 की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, लैंड उसको मिल जाएगी। तो ये ऐसे कहना गलत है। इतने होटल बन रहे हैं, इतने होम स्टे बन रहे हैं, सब बाहर के तो लोगों के बन रहे हैं। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअली अगर कोई कुछ लेना चाहे उसके लिए 118 में अप्लाई करना पड़ता है। पर अगर शिमला सिटी में लेना चाहेगा तो उसको 118 की जरूरत नहीं है फ्लैट के लिए, वो आए और पैसा करे, खरीद दे। तो ये चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी। ऑर्फन्स को लेके अभी आपकी कोई नई पॉलिसी आई है क्या? कुछ उसमें नहीं, किया हमने है आपने? जो अनाथ बच्चे हैं जी, जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं जी, उसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला ऐसा कानून बनाया जब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। महज दर्जा देना ही उद्देश्य नहीं है, उनको कैसे निखारना है, कैसे आगे बढ़ने की दिशा देनी है, उस दिशा से ये कानून बना है। 18 साल से ऊपर का बच्चा जो भी अपनी माता को खो चुका है, पिता को खो चुका है, उसको 4,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से मिलता है। अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है, उसकी पूरी फीस सरकार देगी, उसका पूरा खर्चा सरकार देगी। सर्दी में पहनने के लिए अलग कपड़े देगी, गर्मी में पहनने के लिए अलग कपड़े देगी। साल में एक बार जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, गर्मी वाले प्रदेश सर्दी वाले प्रदेश में जाना चाहते हैं, सर्दी वाले गर्मी वाले प्रदेश में जाना चाहते हैं, उनको 3 स्टार होटल और बाई ईयर की फैसिलिटीज़ देगी। कोचिंग के लिए उसको अलग से पैसे देंगे, घर बनाने के लिए उसको पैसा सरकार की तरफ से देगा, शादी करने के लिए उसको पैसा देंगे, क्योंकि एक परिवार का माहौल उसको दे दिया कि उसके माँ बाप के बाद ये परिवार है। जो हम अपने परिवार में करते हैं उनको भी वो सब चीज़ें दी गई है। जो 1/4 पॉपुलेशन है वो SC है हिमाचल प्रदेश की। आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट हिमाचल का प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का, आपको लगता है कि एक दलित लीडर होना चाहिए? देखो, वो तो आप उनसे पूछो AICC से।
इस मामले में उसको अभी कुछ राय ली नहीं है। पर आपकी अपनी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो जब मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट ऐसे कौन से 3 रिफॉर्म्स पे आप काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए? नहीं, हम तो हेल्थ में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और यही हमारे 2, हेल्थ और एजुकेशन है। हेल्थ में हम ड्रास्टिकल चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन में हमारे ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं। हम गांव के बच्चों के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। उनको लंच वहाँ मिलेगा, शाम को अपने घर जाएंगे, और हाई एंड मेडिकल एजुकेशन बना रही है, हाई एंड एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हाई एंड मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। देखो, जितने हाथ में पैसा होता है ना, उतना ही हम आगे काम कर सकते हैं, पर कोशिश और हमारी सोच ज़्यादा है, हम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। नमस्कार।